हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहे थे और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन, इन लोगों के बारे में बात किया और हम लोगों ने दो चार प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। दो तीन चीज़ें और बची हुई हैं जहाँ पे हम लोग ये फ्लूइड डायनेमिक्स में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वन मोर पॉइंट्स इज देयर, इट इज़ द स्टोक्स लॉ है। तो एक्चुअली जो ये स्टोक्स लॉ है ये भी किसके लिए है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और अगर वो किसी विस्कस मीडियम में मूव कर रहा है तो फिर उसकी वेलोसिटी फोर्स कितना अप्लाई होगा उस पर, ये हम लोग इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे हमारे पास हमको केवल एक फार्मूला ही याद रखना है कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई स्फेरिकल बॉडी, वैसे कोई भी बॉडी के लिए फोर्स एप्लीकेबल है बट स्टोक्स ने इसको केवल स्फेरिकल बॉडी के लिए ही बताया है। तो अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में मूव कर रहा है तो उस पर जो विस्कस फोर्स अप्लाई होगा, दैट विस्कस फोर्स इज व्हाट, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v होता है। v इज नथिंग बट ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अगर यही बॉडी की हम लोग बात करेंगे कोई दूसरे डायमेंशंस का है तो जहाँ पे हमने r लिखा है वहाँ पे डायमेंशंस ऑफ द बॉडी आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चंस मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग इसी की केवल बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी विस्कस मीडियम में मूव कर रहा है तो उस पर जो विस्कस फोर्स अप्लाई होगा वो 6 पाई ईटा आर वी होता है। करेक्ट। एक हम लोगों ने विस्कस मीडियम में ही जो हम लोग विस्कस फोर्स फाइंड आउट किए थे न्यूटन्स लॉ के थ्रू, जो कल हम लोगों ने यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग केवल इतना ही याद रखना है। इसका एप्लीकेशन एक और देखने को मिलता है जहाँ पे ये फोर्स यूज हो जाता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में है, सपोज करो लिक्विड में मूव कर रहा है, एयर में मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, तो अगर किसी विस्कस मीडियम में मूव कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब मूव करता है डाउन, जैसे लिक्विड में ये बॉल हमने थ्रो किया, वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम इसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। सो एट दैट मोमेंट जहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और इस फॉर्मूले पे भी बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा फिगर डायग्राम अगर हम लोग याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर ये नीचे आ रहा है, मान लो इक्विलिब्रियम हो गया, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, सो दैट इज द केस नथिंग बट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम पे हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसका एक वेट अप्लाई होगा, दूसरा ऊपर की तरफ एक इसका अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगा। अगर मोशन ऑफ द डायरेक्शन इस तरीके का है, अगर v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे एक विस्कस फोर्स F होगा। उस समय जो विस्कस फोर्स है वो ये 6 पाई ईटा आर वी ही लेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ चल रहा है, स्फेरिकल बॉडी और विस्कस मीडियम में। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यूज़ करते हैं टू फाइंड द अपथ्रस्ट फोर्स। और जो इक्वेशन निकल के आता है वो इक्वेशन कैसा निकल के आता है, इक्वेशन आता है वेट यानी कि mg इज इक्वल टू वॉट, विस्कस फोर्स, इसको मैं fv लिख देता हूँ, प्लस वॉट f अपथ्रस्ट। ये इक्वेशन भी याद रखना है बिकॉज समटाइम्स अगर कुछ अलग तरीके का कंडीशन दिया तो हम लोग इस तरीके का काम भी कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है, दैट इज v इज इक्वल टू 2/3 ईट आर स्क्वायर, एंड इसको रो ले लेते हैं, रो माइनस सिग्मा अपॉन 2/3 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा ईटा इंटू जी। करेक्ट। तो ये जो वेलोसिटी आता है, दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ अब ये हम लोग दो अलग अलग डेंसिटी यूज़ करते हैं। जो ये सिग्मा हम लोगों ने यूज़ किया है दैट इज़ नथिंग बट ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम होता है। सो इट इज़ डेंसिटी ऑफ मीडियम हो जाता है। और ये रो है दैट इज़ नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है। मीडियम मीन्स वॉट, लिक्विड में आया तो लिक्विड का डेंसिटी लेना है, एयर में घूम रहा है तो एयर का लेना है, एंड दिस आर इज नथिंग बट आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर स्क्वायर। अब इस पे अगर सीटी में हम प्रॉब्लम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केस में जो प्रॉब्लम यहाँ पे अप्लाई होता है दैट प्रॉब्लम इज नथिंग बट ये क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मैक्सिमम टाइम जितना भी प्रॉब्लम पूछा जाता है उसमें ढेर सारे में यही वाला फंक्शन यूज़ होता है, और बाकी हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग केस में या अलग अलग रेडियस में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग प्रॉब्लम में इसका एग्जांपल देखेंगे कैसे यूज़ होता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर सारा कुछ गिवन है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड आउट करना है।
ओके यहाँ पे एक छोटा सा और कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द टोरिसोलिस लॉ। टोरिसोलिस ने एक हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया था, जैसा कि ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कि एक कंटेनर है और ऊपर से एच हाइट पे हमने यहाँ पे एक होल करा है जहाँ से लिक्विड क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ये जो होल है इसको हम लोग ओरिफाइस भी बोलते हैं। तो टोटल हाइट जहाँ पे लिक्विड ये फिल किया गया दैट इज द कैपिटल एच, और होल से ऊपर लेयर तक का हाइट कितना है, एच है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, जितने से ये बाहर जाएगा और जितने डिस्टेंस पे ये फॉल करता है, तो ये रेंज है कितने डिस्टेंस जाके ये गिर रहा है, वो रेंज हमसे पूछा जाता है। एक इसमें एक एडिशन और सकता है कि कितना टाइम लगता है। अगर इसके डेरिवेशन में बात करें तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब अप्लाई करके हम लोग डिराइव करते हैं। मैं यहाँ डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ, वेरी सिंपल थिंग है, हमको केवल फॉर्मूला समझना है। सो v की वैल्यू यहाँ पे v इज इक्वल टू √2gh होता है, जो यहाँ से इक्वेशन है बाहर की तरफ जा रहा है, और कितने टाइम में ये बाहर की तरफ फॉल करेगा, तो दैट टाइम इज रिक्वायर्ड इज 2√h - h/g होता है। और रेंज जो हम लोग बात करेंगे तो जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, टाइम इंटू स्पीड बात करते हैं, सो v इंटू टी हो जाता है। और ये जो v होता है इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम r की वैल्यू बताई पूछी जा सकती है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम r, तो ये मैक्सिमम r की वैल्यू इक्वल टू h होता है। और एट व्हाट कंडीशन, जब स्मॉल h इज इक्वल टू h/2, मतलब ये जो होल है या ओरिफाइज है वो टोटल लिक्विड कॉलम के मिड में हाफ पे हाइट पे क्या करेगा, अगर ये फिक्स है, सो एट दैट टाइम जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल टू h होगा। सो दैट h इज इक्वल टू h/2। तो इससे रिलेटेड बस इतनी ही बात याद रखनी है, इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। सो आफ्टर दिस यहाँ पे एक नया टॉपिक निकल के और आता है जिसके बाद, दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। वहाँ पे 4-5 चीज़ें और हैं जो कि हमको याद रखना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो सरफेस टेंशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं। फार्मूला अगर देखा जाए तो 2 से 4 फार्मूले हैं। जैसे सबसे बेसिक फार्मूला अगर मैं बात करूँ तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं F/L, और इसका बेसिक कंसेप्ट ऐसा है कि अगर ये लिक्विड सरफेस है, सो लिक्विड सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम स्ट्रिंग या थ्रेड ऐसा रखते हैं, सो वो थ्रेड डूबता नहीं है, वहाँ पे क्या रहता है, टेंशन उसमें डेवलप होता है जो वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में रहता है। तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो इस तरीके से अप्लाई होता है जिससे ये थ्रेड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर इस थ्रेड का लेंथ L है तो सरफेस टेंशन विल बी व्हाट, फोर्स अपॉन L होता है। और F इज इक्वल टू लिखना हो तो F इज इक्वल टू T इंटू L है। सो दिस इज व्हाट सरफेस टेंशन एंड दिस इज व्हाट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये बात होती है। ये जो लाइन या फिर थ्रेड हम लोग देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट ये इमेजिनरी लाइन है। इससे हम लोग कंसेप्ट में बस ये प्रूफ करते हैं और समझते हैं कि जो वाटर लेवल है या कोई भी लिक्विड सरफेस है वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में कैसे रहता है। और दूसरा ये चीज़ कि उस पर कोई इंस्टेक्ट से वो कैसे यहाँ पे चलते हुए चला जाता है, वो डूबता नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को इतनी बात समझना है और इसका एप्लीकेशन देखना है जो कि हमको प्रॉब्लम में फिर से समझ में आएगा। दूसरा सरफेस टेंशन के सेक्शन में थ्योरेटिकल जो मैं बता रहा था उसमें ये रहेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन क्या होगा, ठीक है। कोई अगर सॉल्युबल इनसॉल्युबल अगर इम्प्योरिटी इसमें मिलाई गई तो फिर इसका क्या होगा। तो सरफेस टेंशन का मतलब ये हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज तब वो स्ट्रेच करके रखा हुआ है। अगर हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो फोर्स क्या होता है, वो ब्रेक होता है और पार्टिकल रैंडमली मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। तो यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, जब इसमें हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी भी 2 तरीके की है, आइदर उस लिक्विड में वो क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाता है, या तो फिर वो इनसॉल्युबल रहता है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबल हो जाएगा उस समय सरफेस टेंशन इंक्रीज करा देगा, और अगर इनसॉल्युबल रहा तो उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल यहाँ पे बन जाते हैं। दूसरा इसमें एक फॉर्मूला आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं सरफेस एनर्जी की, या फिर हम एनर्जी की बात करते हैं। तो वहाँ पे एनर्जी जो आता है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू द वर्क डन ही है, क्योंकि वर्क डन ही हर जगह हम एनर्जी के साथ कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम वर्क डन बोले हो या फिर सरफेस एनर्जी बोलो, तो इसको हम लोग लिखते हैं वर्क डन
इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए हम लोग बात करते हैं। सो ये वर्क डन नथिंग बट, इसको यहाँ पे आप सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हैं, वर्क डन भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे भी लिख दो, E इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए लिख सकते हैं। तो T इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन डेल्टा ए हो जाता है, करेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग के पास बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो हम लोग लिखे हैं T इंटू डेल्टा ए, तो डेल्टा ए का मतलब ये हुआ कि इनिशियल और फाइनल जब ये फोर्स अप्लाई होता है तो जो सरफेस है उसका एरिया जो होता है, सरफेस एरिया उस ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। समटाइम्स स्फेयर है तो मान लो अगर ड्रॉप है तो वो क्या हुआ, नंबर ऑफ ड्रॉप्स में ब्रेक हो जाता है, करेक्ट ना। अगर कोई लाइन है वो अगर इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम में ही हमको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ पे क्या समझना है कि जो सरफेस एनर्जी होता है वो टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू व्हाट, चेंज इन एरिया के बराबर होता है, करेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, एक एनर्जी के लिए और एक क्या हो गया, सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे एक आता है जब हम कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं। सो कैपिलरी ट्यूब, जैसा हम लोग लास्ट टाइम भी बात किए थे कि कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, अगर किसी कंटेनर में या किसी वेजल्स में उसको हम डिप करते हैं तो लिक्विड उसमें क्या होता है, वो रेज होता है, हाइट उसका रेज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मान लो हमने कोई कंटेनर ले लिया और इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। तो जब हम कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो इसमें लिक्विड का हाइट क्या होता है, या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। क्यों जाता है, ये लास्ट सेशन में हम लोग ने बात किया है कि क्यों इस तरीके का काम होता है। तो अगर ये जो लिक्विड कॉलम जो रेज होता है अगर वो H है तो यहाँ पे हमको H इज इक्वल टू क्या मिलता है, 2T cos थीटा अपॉन R रो G आता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला R रो G निकल के आता है। T इज व्हाट, सरफेस टेंशन, थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट, R जो होता है वो ट्यूब का रेडियस हो जाता है और रो क्या है, इस लिक्विड का डेंसिटी हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास दो चार चीज़ें अलग अलग भी देख जो कि हमको प्रॉब्लम में यूज़ होता है, लाइक H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो है। तो इतने सारों को हम अलग अलग भी एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर लिक्विड में ये हमने जैसे वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब रखा है, ये वर्टिकल न रख के इसको हम क्या करेंगे, एंगल थीटा पे रख देंगे। तो जब हम एंगल थीटा पे रखेंगे तो ये जो हाइट अभी हम लोगों ने H लिया है दैट बिकम्स द H cos थीटा। वो थीटा और ये अलग है, मीन्स सपोज करो अल्फा है तो फिर ये जो H होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, H cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इस तरीके का प्रॉब्लम बन जाता है। दूसरा यहाँ पे ये जो थीटा थीटा हम बार बार बात कर रहे हैं जिसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े बन जाते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन एक याद रखना है कि जब सरफेस के साथ लिक्विड टच करती है वहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट और सॉलिड का सरफेस के लिक्विड के सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। हमारे सिलेबस में टोटल 3 तरीके के लिक्विड ज़्यादा बात करी जाती है, लाइट केरोसिन ऑयल हो जाता है, एक मर्क्यूरी हो जाता है और एक वाटर हो जाता है। तो इन तीनों केसेस में एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या है वो हमें याद रखना है कि ये इसकी वैल्यू ये रहती है। और यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इस एंगल ऑफ कांटेक्ट में 3 बातें होती हैं, मीन्स एक हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं, एक हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं और एक हम लोग राइट एंगल लेते हैं। तो जब एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, राइट एंगल इन द सेंस कि ये इस तरीके का अगर सरफेस का शेप हो गया तो इस समय क्या हो जाता है कि ड्रॉप नहीं फॉर्म हो पाता है, करेक्ट ना। और अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर कोई लिक्विड डाला वो इस तरीके का फ्लैट हो गया तो इसका मतलब इस समय जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, करेक्ट। और अगर यहाँ पे पर्टिकुलर ड्रॉप ऐसा बन जाता है तो इस समय जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, अरे सॉरी एक्यूट एंगल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई लिक्विड लिया है और अगर वो ड्रॉप फॉर्म हो गया है सो दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी व्हाट, एक्यूट होगा। और अगर ये ऑब्ट्यूज है तो वो फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट इन द सेंस एकदम टिपिकल ड्रॉप जैसा नहीं रहेगा। और राइट एंगल रहा तो वो ड्रॉप बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ बन जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्टली इसी पे, यानी कि कैपिलरी ट्यूब में जो राइज होता है उस पे ज़्यादा बात होता है, बनता है यहाँ पे क्वेश्चन, कैसे कैसे H के साथ वैरी कर रहा है उस तरीके से हम लोग यहाँ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक
और बहुत इम्पॉर्टेंट आता है जो एनर्जी के केस में मैं बोल रहा था, वो ऐसा है कि बिगर ड्रॉप है, अगर वो स्मॉलर ड्रॉप में ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, या फिर बहुत सारे ड्रॉप से वो मिल के कोई बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं तो फिर क्या होता है। तो कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे सपोज करो, मैं जैसे बिगर वाले का केस डिस्कस करता हूँ। सपोज करो ये बिगर ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, एंड दिस इज व्हाट कन्वर्टेड इनटू द n नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। इस तरीके से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये कितने हैं, n स्मॉलर ड्रॉप हैं। अब इनका रेडियस क्या है, r है। तो हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी जैसे वहाँ फाइंड करना है, तो बिफोर फाइंडिंग द एनर्जी रेडियस इंपॉर्टेंट है फाइंड करना। तो उस रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, और वॉल्यूम इक्वेट करके हम लोग यहाँ पे r और स्मॉल r में रिलेशन फाइंड करते हैं। दिस विल बी व्हाट, n/3r होता है। ठीक है, तो ये स्फेयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग सरफेस एरिया 4πr² ले लेते हैं, और बाकी फिर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं डेल्टा ए में, एक बार कैपिटल R एक बार माइनस r। लाइक एक लिख देता हूँ, जैसे W = T, और मान लो बड़े से छोटे में गया तो क्या लिखेंगे, 4πr² माइनस n टाइम्स 4πr², और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो r वाला है, तो यहाँ पे हमें ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं। अगेन सेव द टाइम इसके लिए, बाकी यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा उस फॉर्मेट में हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, ये दोनों ही प्रोसेस हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, दोनों में तरीका यही रहेगा, काम हमको यही करना है। ठीक है। एक और इसमें छोटा प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ व्हाट, एक्सेस प्रेशर के बेसिस पे। तो एक्सेस प्रेशर में कैसा रहता है कि अगर यहाँ पे जैसे एक ड्रॉप है, ठीक है, ये ड्रॉप है, अगर वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है और ये ड्रॉप का शेप कुछ इस तरीके का हो जाता है, मतलब उसका रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये r है, दिस इज़ नथिंग बट r प्लस डेल्टा r हो जाता है। अगर इस तरीके का है और प्रेशर इनसाइड सपोज दैट PI लिखा मैंने और आउटसाइड क्या है, PO है, तो यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है दिस इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होता है, 2T/r होता है। दैट इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2T/r है। तो अगर ये ड्रॉप है तो ये ले लेंगे, फॉर द ड्रॉप ये हो जाता है, और अगर ये बबल है तो हम लोग इसी को क्या लिखते हैं, P0 4T/r हो जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे 4 क्यों हो गया, बिकॉज जब बबल लेते हैं तो 2 लेयर आ जाता है, इसलिए लेते हैं। तो सरफेस टेंशन के प्रॉब्लम में ये भी याद रखना है, अगर सिंगल लेयर है तो फॉर्मूला जैसा है वैसा ही यूज़ करना है, अगर डबल लेयर है तो वही फॉर्मूला हमको 2 बार यूज़ कर लेना है। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। इसमें 1-2 प्रॉब्लम बहुत बेसिक टाइप का है जो कि जेई और नीट में भी पूछे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आंसर हमें याद रहेगा तो फिर से ये हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहता है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। थ्योरेटिकल सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे केवल हमने थ्योरी ही बात करी है, और प्रॉब्लम फिर हम हर एक सेक्शन पे एक छोटे से प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप सारे थ्योरीज फिर से रिवाइज करिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी हो जाते हैं, न्यूमेरिकल ना होकर थ्योरेटिकल भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पे केवल और केवल न्यूमेरिकल की बात करेंगे, और स्टार्ट हम लोग सरफेस टेंशन से ही करेंगे। ओके।